नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, हमने पिछली क्लास से जो है हम अध्ययन कर रहे हैं सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो सहायक अनुक्रम के जो सिद्धांत है उनमें से हमने 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। परवर्ती काल का सिद्धांत, परवर्ती विकास का सिद्धांत और स्थानीय समीपता का सिद्धांत। इस प्रकार हम 3 जो सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत के ऊपर। उन जो 3 सिद्धांत के बारे में पढ़ा था उनके बारे में कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बाद में उसके बारे में बात की थी, और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज बात करते हैं। देखो, 3 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो चौथा सिद्धांत कौन सा है? सहायक अनुक्रम का। ठीक है, चौथा जो सहायक अनुक्रम का सिद्धांत है वो कौन सा है? मात्रा आधारित सत्ताओं का सिद्धांत। ठीक है, मात्रा आधारित सत्ताओं का सिद्धांत। मात्रा आधारित सत्ताओं का सिद्धांत। ठीक है, देखो, मात्रा आधारित सत्ताओं का जो सिद्धांत है उसके अंदर मतलब कि है मात्रा। एक्चुअली देखो, नाम से जो ये सहायक अनुक्रम के जितने भी जो सिद्धांत है वो एक्चुअल में नाम के ऊपर ही डिपेंड है। जिस प्रकार से परवर्ती काल का मतलब जिस कालक्रम में उनका विकास हुआ है उसी क्रम में उनको दर्शाया जाएगा। ठीक है, परवर्ती विकास का मतलब जिस प्रकार से उनका विकास हुआ उसी प्रकार से दर्शाया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले भ्रूण, फिर बच्चा, फिर उससे वयस्क और फिर उससे वर्ध। ठीक है, इसी प्रकार से जो स्थानीय समीपता का होता है कि इनकी 2 जो पंक्तियां हैं उनमें किस प्रकार की समीपता होती है, समीपता के आधार पर ही उनके कुछ विरोधाभासी युग्मों का प्रतिपादन किया था स्थानीय समीपता में। इसी प्रकार जो मात्रा आधारित सत्ता का जो सिद्धांत है वो भी इसी के आधार पर डिपेंड है कि जिस प्रकार से मात्रा में वृद्धि हो रही है तो वो मात्रा वृद्धि का सिद्धांत, या मात्रा में कमी हो रही है तो मात्रा ह्रास का सिद्धांत। ठीक है, परिभाषा इंपोर्टेंट है नहीं, इनके मैं बता रहा हूँ, सीधे एग्जाम्पल क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दे देता है कि क्यों जो धार्मिक की जो क्यों मेन क्लास है सीसी की उसको कौन से सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार, वो कौन से के अनुसार आएगा? परवर्ती काल के अनुसार। तो इनके हम एग्जाम्पल और इनकी प्रकारों के बारे में बात करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। देखो, इन मात्रा आधारित सत्ताओं का जो सिद्धांत है उसके अंदर पहला आता है मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। अब देखो, मात्रा वृद्धि का सिद्धांत है मतलब जिस प्रकार से पंक्ति एकल के मतलब मात्रा में वृद्धि हो उसी प्रकार उसके प्रामाणिक मान में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, इसका सबसे अच्छा प्रयोग है वो सीसी की जो बी मेन क्लास है। कौन सी है? बी। देखो, बी मेन क्लास किसकी है? मैथमेटिक्स की है। तो बी मेन क्लास के अंदर जो B6 है, बी मेन क्लास में जो B6 जो प्रामाणिक वर्ग है, B6 किसका है? B6 है ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर पंक्ति वर्ग B6 1, तो 1 के अंदर किसका प्रयोग है? लाइन का, मतलब 1 डायमेंशन। ठीक है, लाइन। फिर B6 2 के अंदर मतलब किसका है? होता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, फिर बात करते हैं B6 3 का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन। ठीक है, फिर बात करते हैं B6 4। ठीक है, B6 4 की बात करते हैं 4 डायमेंशन। ठीक है, 4 डायमेंशन। इसी प्रकार B6 5 की बात करते हैं तो होता है 5 डायमेंशन। ठीक है, 5 डायमेंशन। अब देखो, जिस प्रकार से इधर ये संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से उनका परिमाणात्मक मान बढ़ रहा है। देखो, लाइन का मतलब होता है 1 डायमेंशन, प्लेन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। मतलब प्लेन मतलब क्षेत्रफल। प्लेन किसको दर्शाता है? क्षेत्रफल को दर्शाता है, और क्षेत्रफल को दर्शाया जाता है हमेशा स्क्वायर से, मतलब कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मतलब हमेशा क्षेत्रफल में 2 भुजाएं गुणा होती है, आयतन में हमेशा 3 भुजाएं गुणा होती है। तो जो प्लेन होता है उसमें 2 भुजाएं गुणा होती है, इसलिए किसमें आएगा? 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन का परिमाणात्मक मान क्या होगा? 2। ठीक है, उसी प्रकार लाइन होगा वो 1 डायमेंशन में आएगा, इसलिए इसका परिमाणात्मक मान कितना होगा? 1। 3 डायमेंशन 3 होगा, 4 डायमेंशन 4 होगा।
मतलब जिस प्रकार से इनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार उसकी प्रामाणिक जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। तो इसका प्रयोग है वो कौन सी मेन क्लास में हुआ है, सीसी की जो बी मेन क्लास है उसमें कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, तो वो किसका क्या है, मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आता है इसी का, देखो मात्रा वृद्धि का, तो इसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको जरूर मिलेगा, वो मिलेगा मात्रा ह्रास का सिद्धांत। कौन सा मिलेगा, मात्रा ह्रास का सिद्धांत। ठीक है, मात्रा ह्रास का सिद्धांत। अब देखो मात्रा ह्रास के सिद्धांत की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। ठीक है, 2 जो लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास होती है उसमें देखो सबसे पहले की वर्ल्ड लाइब्रेरी सबसे बड़ी, वर्ल्ड लाइब्रेरी के बाद में से नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी से छोटी होगी रीजनल लाइब्रेरी, या देखो नेशनल लाइब्रेरी होगी उससे छोटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मान लो, उससे छोटी रीजनल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका प्रयोग हुआ 2 लाइब्रेरी मेन क्लास में। ठीक है, देखो 221 के अंदर आती है, कौन सी आती है, देखो 221 में 211 के अंदर। ठीक है, 211 के अंदर आती है वर्ल्ड लाइब्रेरी। क्या आती है, वर्ल्ड लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अलावा 213 के अंदर आती है, कौन सी आती है, नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अलावा 214 के अंदर आती है, कौन सी आती है, रीजनल लाइब्रेरी। ठीक है, रीजनल लाइब्रेरी। ठीक है, इस प्रकार से देखो इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं कि 2 लाइब्रेरी मेन क्लास में कौन से सहायक अनुक्रम के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, तो कौन से का हुआ है, मात्रा ह्रास का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होगा कि बी में कॉलम क्लासिफिकेशन की बी मैथमेटिक्स मेन क्लास के अंदर कौन से सिद्धांत का प्रयोग हुआ, तो वह मात्रा वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरीके से इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम अगले सिद्धांत के बारे में। ठीक है, देखो चौथा है मात्रा आधारित सत्ताओं का सिद्धांत, और 5वां कौन सा आ जाएगा, जटिलता में वृद्धि का सिद्धांत। कौन सा होगा, जटिलता में वृद्धि का सिद्धांत। 5वां है जटिलता में वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जटिलता में वृद्धि का सिद्धांत। अब देखो जटिलता में वृद्धि से मतलब है मेरा तात्पर्य कि जिस प्रकार से किसी भी सत्ता किसी भी वस्तु की जटिलता में वृद्धि हो उसी क्रम में उसको व्यवस्थित किया जाए कि पहले कम जटिल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल। ठीक है, देखो जटिलता में वृद्धि का सिद्धांत है, इसका एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इनमें परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है ओ लिटरेचर का P3। मतलब देखो ओ लिटरेचर मेन क्लास में जो P3 है, देखो P3 का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है लिटरेचर, लिटरेचर मेन क्लास। P3 का मतलब होता है P पक्ष का तीसरा स्तर। कौन सा स्तर, P पक्ष का तीसरा स्तर है। इसमें कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जटिलता में वृद्धि का। देखो कैसे किया गया, देखो O, 1, देखो ओ जो लिटरेचर मेन क्लास होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ होगा, उसके बाद में P1 होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो P2 होगा, देखो यहाँ पर कोमा लगता है, P2 होता है, फिर होता है P3 होता है, फिर कोमा लगता है, फिर होता है P4। ठीक है, इस प्रकार से ओ मेन क्लास का ये फेसेट फॉर्मूला होता है। देखो P3 के अंदर अगर कोई भी नंबर बनेगा, देखो P है नहीं, P2 नहीं है, P3 का नंबर बन रहा है, तो देखो P3 से पहले किसका प्रयोग होगा, कोमा का। अपने ओ लिटरेचर के बाद कोमा का प्रयोग करके एक का प्रयोग किया। इसका प्रयोग होता है किसके लिए, साउंड के लिए। ठीक है, इसके लिए प्रयोग होता है साउंड के लिए। ठीक है, इसी प्रकार O, 2 होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है, सिलेबल के लिए। ठीक है, O, 3 होता है, O, जो 3 होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, वर्ड के लिए होता है। O, 4 होता है, उसका किसके लिए होता है, O, 4 का उसका होता है क्लास के लिए। वर्ड होती है, फिर होता है फ्रेजेस के लिए, फ्रेज के लिए। O, 5 होता है, वो होता है क्लास के लिए। O, 6 होता है, वो किसके लिए होता है, सेंटेंस के लिए।
देखो जिस प्रकार देखो पहले साउंड होता है, साउंड से सिलेबल बनता है, फिर वर्ड बनता है, फिर फ्रेज, फिर क्लास, इस प्रकार से देखो जिस प्रकार से मतलब कि इनकी जटिलता में वृद्धि हो रही है। देखो साउंड थोड़ा कम जटिल होता है जबकि सेंटेंस इसमें सर्वाधिक जटिल होता है। मतलब जिस प्रकार से इसकी जटिलता में वृद्धि हो रही है उसी क्रम में क्या किया जाता है, इसको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। देखो इसका एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि ओ लिटरेचर मेन क्लास का जो P3 है, ओ लिटरेचर मेन क्लास का जो P3 पी वर्ग व्यक्तित्व पक्ष का तीसरा स्तर है, उसमें कौन से सहायक अनुक्रम का सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, तो वह जटिलता में वृद्धि का। अब देखो इसके अलावा बात करते हैं, देखो छठा जो सिद्धांत आता है वो आता है प्रामाणिक आगम का सिद्धांत। ठीक है, प्रामाणिक आगम का सिद्धांत। ठीक है, प्रामाणिक आगम का सिद्धांत। ठीक है, देखो प्रामाणिक आगम का सिद्धांत मतलब प्रामाणिक वर्गों से, परंपरागत वर्गों से है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पोलर क्लासिफिकेशन की जो सी मेन क्लास है, सी का मतलब होता है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स जो मेन क्लास है उसमें एक तो प्रामाणिक आगम के सिद्धांत का प्रयोग हुआ, पहला एग्जांपल तो यह है। और दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, दूसरा एग्जांपल है वो है इसका ओ लिटरेचर मेन क्लास में जो P2 पक्ष है, मतलब P पक्ष का दूसरा स्तर होता है, उसके अंदर कौन से सिद्धांत का प्रयोग हुआ, तो वह है प्रामाणिक आगम का। ठीक है, P2 मेन क्लास के अंदर देखो P2 के अंदर देखो ए का मतलब होता है वो तो होता है पोएट्री। ठीक है, पोएट्री होता है। दो का मतलब होता है ड्रामा होता है। ठीक है, तीन का मतलब होता है फिक्शन होता है। इस प्रकार से जो ये क्रम निर्धारित किया गया है वो किस सिद्धांत के अनुसार आता है, प्रामाणिक आगम के अनुसार। देखो P3 अगर ओ लिटरेचर का थर्ड मतलब P वर्ग का तीसरा स्तर आए तो वो आएगा जटिलता में वृद्धि का। इंपॉर्टेंट है याद, दोनों कंफ्यूज मारते हैं वहां पर। देखो P2 पक्ष में तो यूज हुआ है प्रामाणिक आगम का। ठीक है, ओ लिटरेचर के P2 पक्ष में मतलब P2 मतलब P वर्ग के दूसरे स्तर में तो हुआ है प्रामाणिक आगम का, और P वर्ग के तीसरे स्तर में हुआ वो जटिलता में वृद्धि का। इंपॉर्टेंट है दोनों। हमेशा ओ लिटरेचर मेन क्लास होती है ना, वो पोलर क्लासिफिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण मेन क्लास होती है, और उससे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। या तो इसका फेसेट फॉर्मूला पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि इसका P3 जो P पक्ष का तीसरा स्तर वो कौन से सहायक अनुक्रम के सिद्धांत पर व्यवस्थित है। ये पूछ सकता है कि इसका जो P पक्ष का दूसरा स्तर है वो कौन से सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित है। तो P पक्ष का दूसरा स्तर है प्रामाणिक आगम के अनुसार, और P पक्ष का तीसरा स्तर है वो जटिलता में वृद्धि के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सातवें सिद्धांत की। ठीक है, जो सातवां सिद्धांत है सहायक अनुक्रम का, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सातवां सिद्धांत है वो है साहित्य मांग का सिद्धांत। कैसा है, साहित्य मांग का सिद्धांत। ठीक है, यह है सातवां सिद्धांत, साहित्य मांग का सिद्धांत। देखो इसका जो इंग्लिश रूपांतरण है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। ठीक है, PRINCIPL, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है उनमें कोई गलती हो सकती है, वो देख लेना आप अपने हिसाब से। देखो साहित्य मांग, देखो लिटरेरी वारंट शब्द का बात करते हैं, लिटरेरी वारंट की बात करते हैं। ठीक है, लिटरेरी वारंट, देखो लिटरेरी वारंट की बात करें तो ये शब्द, इस लिटरेरी वारंट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो कहते हैं विंध्यम गुलमे। ठीक है, विंध्यम गुलमे ने किया था। एग्जाम में देखो ये लिटरेरी वारंट जो शब्द है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और मैंने तो मतलब कि जितने भी पेपर दिए हैं ना उसमें लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लिटरेरी वारंट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किसने किया, विंध्यम गुलमे ने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिटरेरी वारंट का सिद्धांत, मतलब लिटरेरी वारंट का सिद्धांत। देखो लिटरेरी वारंट का अगर सिद्धांत पूछे एग्जाम में
तो वो क्या करना आपको ना, ई सी रिचर्डसन, ठीक है, ई सी रिचर्डसन करना है आपको। अगर लिटरेरी वारंट का सिद्धांत बोले तो ई सी रिचर्डसन करना है। अगर ये पूछे कि साहित्य मांग का सहायक अनुक्रम किसने दिया, सहायक अनुक्रम के अंदर साहित्य मांग का सिद्धांत पूछे तो वो करना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लिटरेरी वारंट शब्द की बात करें तो करना आपको विंदन ई हुल में। अगर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं दे और सीधा ये बोले कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसने दिया, तो आपको वहां पे क्या करना है, इसी रिचर्डसन करना है। अब देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट पूछ भी लेता है और कई जगह आपको मिलेगा विंदन ई हुल्मे के बारे में। तो उसका रीजन क्या होता है कि ऑप्शन में अगर इसी रिचर्डसन नहीं है तो आपको विंदन ई हुल्मे ही करना, कि आपको ये पूछ लिया लिटरेरी वारंट का सिद्धांत किसने दिया, वहां पर इसी रिचर्डसन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, विंदन ई हुल्मे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है और क्वेश्चन ये है कि लिटरेरी वारंट का सिद्धांत किसने दिया, तो वो इसी रिचर्डसन ने दिया है। लिटरेरी वारंट शब्द जी, केवल लिटरेरी वारंट शब्द दिया विंदन ई हुल्मे ने, और साहित्य मांग का जो सहायक अनुक्रम का सिद्धांत है वो दिया है रंगनाथन ने। अगर सहायक अनुक्रम का जो साहित्य मांग का सिद्धांत है वो किसने दिया ये पूछे तो वो करना है रंगनाथन ने, ठीक है। अब देखो साहित्य मांग का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है या इसका प्रयोग कहां पर हुआ है। इसका प्रयोग देखो जे एग्रीकल्चर मेन क्लास में हुआ है। देखो साहित्य मांग का सिद्धांत क्या कहता है, इसका देखो नाम से स्पष्ट है कि जिस सत्ता या वस्तु का सर्वाधिक प्रयोग हो उसको सबसे पहले रखो, उससे कम प्रयोग वाली को उसके बाद रखो, तथा न्यूनतम प्रयोग वाली सत्ता या वस्तु को सबसे बाद में रखो, ठीक है। तो देखो इस जे एग्रीकल्चर में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। जे एग्रीकल्चर के अंदर देखो पहला है फूड सीड्स, ठीक है। जे एग्रीकल्चर में देखो फूड सीड है, फूड सीड के बाद में आएगा राइस। मतलब देखो राइस हमारे भारतीय मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक जो खाया जाता है वो कौन सा खाया जाता है, चावल। फिर उसके बाद में आता है व्हीट, ठीक है। फिर उसके बाद है ओएट वगैरह, जो भी मतलब कि न्यूनतम प्रयोग वाले जो हैं उनका प्रयोग अंत में किया जाए, ठीक है। तो जो ये साहित्य मांग का सिद्धांत है वो यही कहता है कि सर्वाधिक प्रयोग आने वाली सत्ता को सबसे पहले रखो, तथा जो उसका प्रयोग सबसे कम हो या न्यूनतम हो उसको सबसे बाद में या अंत में रखो, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा प्रयोग हुआ वो कहाँ पर हुआ, जे एग्रीकल्चर मेन क्लास के अंदर। उसके मतलब कि जो अनाज हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए, जैसे फूड सीड मतलब बीजों को अनाजों को व्यवस्थित करने, जैसे राइस चावल व्हीट ओएट, ठीक है। इसके बाद में जो 8वां सिद्धांत आता है वो आता है वर्णानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा आता है, वर्णानुक्रम का सिद्धांत, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि वर्णानुक्रम का सिद्धांत है। वर्णानुक्रम के सिद्धांत के मतलब ये होता है कि किसी भी जो कोई भी मतलब सत्ता या वस्तु है तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर जोड़ करके उसको विशिष्टता प्रदान की जाती है, किसके तहत, वर्णानुक्रम के सिद्धांत के तहत। इसका प्रयोग मैं पहले बता चुका। एक तो जे एग्रीकल्चर मेन क्लास में होता है और एक डी मेन क्लास में, ठीक है। जे एग्रीकल्चर मेन क्लास, जैसे मान लो राइस है तो राइस के लिए क्या यूज करते हैं, जे 381 करते हैं। अगर राइस मतलब चावल मतलब फसलों की किस्मों की बात आ जाए तो उसके लिए क्या, जैसे मान लो बात करें बासमती चावल की तो जे 381 के बाद में लगाएंगे बी। जैसे मान लो सोनालिका चावल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, बी की जगह एस लगाएंगे। मतलब क्या है कि जे एग्रीकल्चर मेन क्लास में फसलों की किस्मों के लिए, फसलों की किस्मों के निर्धारण के लिए किस सहायक अनुक्रम के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है वर्णानुक्रम के, मतलब फसलों की किस्मों के निर्धारण के लिए वर्णानुक्रम के सहायक अनुक्रम का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। फिर इसी प्रकार जो डी इंजीनियरिंग मेन क्लास है उसके अंदर जैसे विभिन्न प्रकार की साइकिल मोटरसाइकिल होती है उनको अंक प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे डी 5125, ठीक है। डी 5125 का मतलब क्या होता है, साइकिल होता है। डी 5125 का मतलब क्या होता है, साइकिल होता है। अगर मैं बात करूं हीरो साइकिल की तो डी 5125, उसके आगे अगर एच लगा देंगे तो वो हीरो साइकिल हो जाएगी, उसके आगे अगर ए लगा देंगे तो ए प्लस साइकिल हो जाएगी। इस प्रकार से डी और जे मेन क्लास के अंदर किसका प्रयोग किया गया है, वर्णानुक्रम के सिद्धांत का।
इस प्रकार देखो ये सभी हमारे पंक्ति से संबंधित जो सहायक अनुक्रम के सिद्धांत है वो पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं, पंक्ति की बात हो चुकी है और इन पंक्ति के सहायक अनुक्रमों की बात हो चुकी है। इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी बता दिए हैं और किस प्रकार से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने सभी बताए हैं। अब बात करते हैं देखो पंक्ति श्रृंखला की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे श्रृंखला की, ठीक है, श्रृंखला की। अब देखो सबसे पहली बात तो यह है कि श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। श्रृंखला मतलब कि किसी समान महत्व या स्तर के विषयों को मतलब कि क्रमबद्ध रूप, ठीक है, कि किसी स्तर या किसी महत्व या किसी स्तर के अधीन विषय क्या कहलाते हैं? महत्व या स्तर के अधीन विषय, ठीक है, अधीन विषय क्या कहलाते हैं? श्रृंखला कहलाते हैं। श्रृंखला और पंक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही है, पंक्ति और श्रृंखला में अंतर यही है, पंक्ति में अधीनता नहीं होती है जबकि श्रृंखला में अधीनता होती है। बस मुख्य अंतर यही होता है। अब देखो श्रृंखला होती है वो उसका निर्माण पंक्ति एकलों को विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है। मतलब श्रृंखला जो बनती है वो किससे बनती है? पंक्ति से बनती है, पंक्ति एकलों से, पंक्ति एकलों के वर्गों के विभाजन से, ठीक है, पंक्ति एकलों के वर्गों के विभाजन से किसका निर्माण होता है? श्रृंखला का निर्माण होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, Q2 का मतलब क्या होता है? हिंदुइज्म होता है, ठीक है। Q3 का मतलब क्या होता है? जैनिज्म होता है, जैन धर्म होता है। Q4 का मतलब बुद्धिज्म होता है, ठीक है, बुद्धिज्म का मतलब होता है बुद्ध धर्म, ठीक है। देखो Q2 का मतलब हिंदुइज्म होता है। ये क्या है? देखो ये किसको दर्शा रही है? पंक्ति को दर्शा रही है, श्रृंखला को नहीं, ठीक है। ये सभी धर्म है, सभी क्या है? धर्म है, लेकिन सभी आपस में संबंधित होते हुए क्या है? स्वतंत्र है, मतलब अधीन नहीं है। न तो हिंदू धर्म जैन धर्म के मतलब के अधीन है और न ही जैन धर्म हिंदू धर्म के अधीन है, ठीक है। दोनों अलग अलग धर्म है, स्वतंत्र धर्म है। इसके अलावा देखो बात करें आप श्रृंखला, देखो इसी में श्रृंखला कैसे बनती है? देखो Q2 देखो इस क्यों, अगर हिंदुइज्म जो ये पंक्ति एकल है इसको अगर मैं आगे विभाजित कर दूं तो हमेशा श्रृंखला एकल प्राप्त होती है। मतलब पंक्ति एकलों के विभाजन से क्या मिलते हैं? हमें श्रृंखला एकल मिलते हैं। Q21, Q22, Q23, Q24, इस प्रकार से अगर मैं इनको विभाजित कर रहा हूँ आगे हिंदू धर्म को, तो ये क्या है? ये हमेशा श्रृंखला एकल मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? ये श्रृंखला एकल, मतलब पंक्ति एकलों के विभाजन से श्रृंखला एकल प्राप्त होते हैं, या किसी समान स्तर या महत्व के विषयों, महत्व के अधीन विषयों को, ठीक है। श्रृंखला में हमेशा अधीनता दर्शाई जाती है, पंक्ति में अधीनता नहीं दर्शाई जाती है। पंक्ति एकलों के विभाजन से किसका निर्माण होता है? श्रृंखला एकलों का, ठीक है। अब बात करते हैं श्रृंखला के उपसूत्र की, जिसके बारे में सर्वाधिक क्वेश्चन पुटअप होता है। हालांकि अभी तक देखो श्रृंखला की कोई परिभाषा नहीं पूछी गई है, अब पूछा जाता है तो श्रृंखला के उपसूत्रों की, ठीक है। तो देखो श्रृंखला के जो उपसूत्र है वो कितने उपसूत्र है? श्रृंखला के उपसूत्र हैं 2 उपसूत्र है, ठीक है। रंगनाथन ने श्रृंखला के कितने उपसूत्र दिए? सीधा सीधा ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो पंक्ति के उपसूत्र तो दिए हैं 4 और श्रृंखला के उपसूत्र डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कितने दिए हैं? 2। देखो पहला उपसूत्र तो है विस्तार हास का उपसूत्र, ठीक है, विस्तार हास का उपसूत्र, विस्तार हास का उपसूत्र, ठीक है। और दूसरा होता है क्रमबद्धता का उपसूत्र, ठीक है, क्रम संबद्धता का उपसूत्र, ठीक है। देखो इनका जो इंग्लिश रूपांतरण है वो भी याद रखना है। कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। और क्रम संबद्धता का जो सूत्र था वो कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। वो किस में आता है? क्रम संबद्धता के सूत्र में, ठीक है। एग्जाम में देखो इन सूत्रों के बारे में सीधा क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा उपसूत्र श्रृंखला का उपसूत्र है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन में यही मिलेगा। एक तो जैसे मान लो ये दे दिया कैनोन ऑफ डिक्रीजिंग एक्साइटेशन, इसके अलावा 3 और कोई दे देगा, ठीक है। या एक ऑप्शन में ये दे देगा कैनोन ऑफ मॉड्यूलेशन वाला, और इसके अलावा 3 और कोई दे देगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि ये संबंधित किससे। देखो ये विस्तार ह्रास वाला उपसूत्र वो तो है श्रृंखला में बहिर्वेशन से। किससे है? श्रृंखला में बहिर्वेशन से। श्रृंखला में जो बहिर्वेशन होता है उससे संबंधित होता है विस्तार ह्रास का उपसूत्र, और क्रम संबंधता का सूत्र होता है श्रृंखला में अंतर्वेशन से, ठीक है। श्रृंखला में अंतर्वेशन से, ठीक है। तो एग्जाम में देखो ये दोनों तो क्वेश्चन आ चुके हैं। आयुर्वेद की जो आयुर्वेद संस्थान की एग्जाम हुई थी उसमें श्रृंखला से संबंधित उपसूत्र के बारे में पूछा गया था कि श्रृंखला से संबंधित उपसूत्र कौन से हैं, तो ये दोनों पूछे गए, ठीक है। तो अगला जो हमारे लाइब्रेरी की एग्जाम उसमें आ सकता है कि विस्तार ह्रास का उपसूत्र है श्रृंखला में बहिर्वेशन से, श्रृंखला में अंतर्वेशन से, या अनुक्रम श्रृंखला की वर्णानुक्रम से, ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे सकता है। तो विस्तार ह्रास का क्या करना है आपको? श्रृंखला में बहिर्वेशन से करना है, और क्रम संबंधता का वो सूत्र है वो करना है किसे? श्रृंखला में अंतर्वेशन से, ठीक है। इसके बारे में देखो, इसके बाद में बात करते हैं अनेक उपसूत्रों के प्रकारों के, ठीक है, कि उपसूत्रों के बारे में जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। श्रृंखला और पंक्ति की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं उपसूत्रों के प्रकारों की, ठीक है। उपसूत्रों के प्रकारों में बात करते हैं तो पहला आता है देखो वैचारिक धरातल के उपसूत्र। कौन सा आता है? वैचारिक धरातल के उपसूत्र, ठीक है। वैचारिक धरातल के उपसूत्र पहला। दूसरा आता है शाब्दिक धरातल के उपसूत्र, शाब्दिक धरातल के उपसूत्र, ठीक है। और तीसरा आता है अंकन के उपसूत्र, अंकन के उपसूत्र, ठीक है, ठीक है। देखो वैचारिक धरातल में आता है पहला विशेषता का उपसूत्र, विशेषता का उपसूत्र, ठीक है। दूसरा आता है सापेक्षता का उपसूत्र। कौन सा आता है? सापेक्षता का उपसूत्र, ठीक है। शाब्दिक धरातल में बोले तो आता है संलग्नता का उपसूत्र। कौन सा आता है? संलग्नता का उपसूत्र, ठीक है। और अंकन का जो उपसूत्र होता है उसमें कौन सा आता है? पदावली का उपसूत्र। कौन सा आता है? पदावली का उपसूत्र, ठीक है। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक धरातल का उपसूत्र है? तो विशेषता का उपसूत्र। देखो एक तो इनमें से ये दे देगा, दोनों में से एक कोई सा भी ये दे देगा, और इसके अलावा 3 और कोई से दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन एक एक को अच्छी तरीके से याद रखना है। देखो वैचारिक धरातल से है वो विशेषता का और सापेक्षिकता का, शाब्दिक धरातल से है संलग्नता का, और अंकन के जो उपसूत्र अंकन धरातल से संबंधित कौन सा है वो है पदावली का उपसूत्र, ठीक है। इसके बारे में भी देखो अनेक प्रकार के जो उपसूत्र है उनसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो पहला तो होता है कि ग्राह्यता के उपसूत्र को नम्यता के। अब बात करते हैं देखो उपसूत्रों की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला है कि ग्राह्यता के उपसूत्र को, ग्राह्यता के उपसूत्र को किसने नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी है? ग्राह्यता के उपसूत्र को किसने नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी है, ठीक है। मतलब कि ग्राह्यता के उपसूत्र को किसने नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? WCB सेयर्स नाम के विद्वान है। WCB जो सेयर्स नाम के विद्वान है उन्होंने ग्राह्यता के उपसूत्र को नम्यता के उपसूत्र की संज्ञा दी है।
देखो बात करते हैं WCB सेयर्स की। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। और बात करें तो कैनोन मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर कैनोन जो उपसूत्र नाम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो भी किसने किया है, WCB सेयर्स ने। और डॉक्टर जो SR रंगनाथन जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं, उनके गुरु भी कौन है, WCB सेयर्स है, ये लंदन के रहने वाले हैं। इन्होंने डॉक्टर SR रंगनाथन जी को लंदन के अंदर लाइब्रेरी साइंस का अध्ययन करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।